वासंती वसंत का आनंद ले रही थी। सखियों और दासी समूह से परिवृत वह नीले आकाश की शून्यता में खोई जा रही थी। इतने में ही एक दासी ने उसे अंगुली से निर्देश पूर्वक बताते हुए कहा, स्वामिनी, वह देखो, आपका भाई आ रहा है। बहन ने देखा, उसकी आंखें फटी रह गई। उसने यह कल्पना भी नहीं की थी उसका सहोदर इस दयाद्र अवस्था में यहाँ आएगा। मन में विकल्पों का ज्वार आया। उसने सोचा, इस अत्यंत लक्ष्मीहीन व्यक्ति का भाई के रूप में सत्कार कर मैं अपने ससुरालय या सखियों में हास्यास्पद कैसे बनूं? अरे चेटी, तू पागल है। कहाँ है मेरा भाई? उन्मत्त, तू अंधी है। मध्या, कि सूर्य के प्रखर ताप में भी तुझे नहीं दिख रहा? लगता है तूने मदिरा पी ली है। स्वामिनी, आप कुछ भी कहें, यह आपकी इच्छा है। प्रसन्न हो अथवा खिन्न, वह निश्चित ही आपका सहोदर है, भाई है। पगली, तू मेरे विपुल वैभवशाली पितृकुल को कलंकित करने के लिए क्यों उतावली हो रही है? तू मेरे भाई की संपन्नता को क्या जाने? जा दूर हट, आंखों के सामने मत रह। उसने अपनी सखियों की ओर मुड़कर कहा, सखियों, इस दासी की अनर्गल बातों पर ध्यान मत देना। यह कभी कभी उन्मत्त हो जाती है। यह जिसे मेरा सहोदर बता रही है वह मेरे पिता के घर के चुल्ली दीपक रसोइया है। इतने में सुबंधु अपनी बहन के द्वार पर आ पहुंचा। अपनी स्वामिनी की आज्ञानुसार दासी ने उसे पशुशाला की ओर जाने का संकेत किया। वह वहां गया। कुछ ही देर में दासी उनके सामने खट्टी छाछ से भरा एक सिकोरा और बासी रोटी का एक टुकड़ा रखकर चली गई। पशुशाला की नीरवता, रोटी की कठोरता, छाछ का खट्टापन और भगिनी के प्राथमिक व्यवहार से उसका अंतःकरण रो उठा। उसने सोचा, भाग्य का विपाक बड़ा विचित्र होता है। धन क्षीण हो गया, ऐश्वर्य विलीन हो गया, भूख संतप्त कर रही है, परिजन दूर चले गए हैं, कौटुंबिक मोह नहीं दिखाते, बहन ने भी मेरा तिरस्कार किया। ओहो, विचित्र है धन की महिमा। इसके आगे मानव का मूल्य कौड़ी जितना भी नहीं है। इसके बिना नैसर्गिक संबंध भी श्लथित हो जाते हैं। चेतनाहीन होते हुए भी यह चेतनाशील को निष्प्राण बना देता है। हंत, यह जड़ की महिमा है। इस सामाजिक स्थिति का अतिक्रमण कैसे हो? धन संग्रह के दोषों को जानते हुए भी मुझे उसका संग्रह करना होगा, क्योंकि उसके बिना समाज में कोई गति नहीं। वह उठा, पशुशाला के एक ओर उस छाछ और रोटी को भूमि सात कर वहां से चलता बना। उद्योग कर्म में कौशल लाता है, यह सोच उसने परदेश की ओर प्रस्थान किया। उद्योगी पुरुष के पास लक्ष्मी आती है, यह सोचकर तत्काल उसने व्यवसाय प्रारंभ किया। बहुत धन अर्जित किए। थोड़े समय में ही पहली स्थिति को पा समस्त कार्यकलाप की व्यवस्था कर पुनः अपने देश को चला। बीच में वह नगरी दिखी जहाँ उसकी सहोदरी बहन रहती थी, जहाँ उस भूमि और आकाश के बीच सारी स्मृति लिखी हुई थी। मदांध बहन ने किया सो किया, उससे मुझे क्या? बहन से मिलूं, पुनः उसका बंधु भी बनूं और धन के प्रदर्शन से उसकी दृष्टि को निर्मल करूं। यह सोचकर उसने अपने भृत्यों को भेज अपने आगमन की सूचना भिजवाई। सूचना मिलते ही बहन रोमांचित हो उठी। वह ससंभ्रम अपने भौम पर चढ़ी। बहुत परिकरों से परिवृत घोड़ों के रथ पर आते हुए अपने भाई को देखकर वह प्रसन्न हुई। उसने अपनी सखियों को बुलाकर अंगुली के इशारे से अपने भाई को दिखाया। सखियों, देखा, यह है मेरा भाई। अरे, कहाँ गई वह दिनांधा जिसने वह वराग को भी मेरा भाई कहा था? इतने में भाई भी उसके घर के पास आ पहुंचा। वह उसके स्वागत के लिए बाहर गई, वर्धापन किया और भाई को अंदर चलने के लिए अनुरोध किया। भाई ने कहा, अभी यहाँ ठहरने का इच्छुक नहीं हूँ, शीघ्र ही अपने घर जाना चाहता हूँ। मार्ग में जाते हुए सोचा, तुझसे मिलूं सो मिल लिया हूँ। बंधु, ऐसा क्यों कहता है? क्या यहाँ आकर बिना भोजन के चला जाएगा? क्या यह उचित है? क्या तू मुझे लज्जित करना चाहता है?
भोजन बना हुआ है, अंदर चल। भाई का हाथ खींचते हुए बहन ने कहा, बहन तेरा अनुरोध मैं टाल नहीं सकता, भोजन करना ही होगा, परंतु मुझे पशुशाला में ले चल। मैं यहाँ भोजन नहीं करूँगा। सारी स्मृति को ताजी करते हुए भाई ने कहा, हाय तुझे क्या हो गया है? क्या तू किसी बीमारी से ग्रस्त है? मुझे पीड़ित मत कर। क्या मेरा भाई इस पशु गोचर में बैठेगा? यह कभी नहीं होगा। मैं अपने पितृकुल के सम्मान को इन कृत्यों के द्वारा नीचा नहीं करना चाहती। जिस बहन के पास वैभव का अजस्र प्रवाह है, वह अपने भाई जो स्वयं लक्ष्मी पुत्र है को रत्न जटित पट्टे पर बिठाकर भोजन कराएगी। पितृकुल का वैभव नारी को अतल ऊंचाई पर चढ़ा देता है। आज तू यह क्यों भूल रहा है? बहन ने एक ही स्वर में सब कुछ कह डाला। नहीं बहन, मैं तो वहीं जाऊंगा, वही मेरे लिए उचित स्थान है। इतना कह वह पशुशाला की ओर बढ़ा। बहन ने उसे मनाया, प्रार्थना की, अनुनय विनय किया, पर सब व्यर्थ। सुबंधु वहां से चलता हुआ पशुशाला में आ पहुंचा। पशुओं के मलमूत्र की दुर्गंध से सिर फटने लगा, परंतु उसने धैर्य नहीं खोया। एक ओर बने चबूतरे पर जा बैठा। ऐश्वर्य के पीछे जैसे मदांधता आती है, वैसे ही विपुल वैभवशाली भाई की परछाई का अनुसरण करती हुई बहन भी वहां आ पहुंची। थोड़ी देर में ही सोने चांदी के बर्तनों में विविध पक्वान्नमय भोजन भाई के आगे प्रस्तुत किए गए। दो नौकर पंखों से हवा कर रहे थे। बहन ने भाई से भोजन करने के लिए अनुरोध किया। भाई ने अपने नौकरों द्वारा लाए गए रुपए, मोती, हीरे, मणि आदि से भरे हुए पात्रों को आगे कर उन्हें भोजन करने के लिए आदेश दिया। भाई, आज तू निश्चित ही पागल हो गया है, क्या ये भी भोजन करेंगे? बहन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बहन, यह भोजन इस ऐश्वर्य के अधिकार का ही है, दूसरा कौन करेगा? भाई ने गंभीर होते हुए कहा। भाई, मैं यह नहीं समझ सकी, तेरा आशय क्या है? तू पागल की तरह क्यों बातें कर रहा है? बहन ने अपने पूर्व चरित्र को भूलते हुए कहा। भगिनी, मैं मत्त नहीं हुआ हूँ, सत्य कह रहा हूँ। मुझे कौन जिमाए? यह तो इनका सत्कार है, इनका सम्मान है, इनकी ही कृपा मानता हूँ, जिससे पुनः मैं तेरा भाई हो सका हूँ। क्या वह दिन भूल गई जिस दिन मुझे रसोइया कहकर बहुत प्रसन्न हो रही थी? यह वही पशुशाला है जिसमें मुझे बिठाया गया था और मिट्टी के सिकोरे में खट्टी छाछ और सूखी रोटी परोसी गई थी। उसने उठकर संकेतिक भूमि को खोदकर वह सिकोरा उसके सामने ला रखा। भाई के अप्रत्याशित तीखे वचनों से उसका पाषाण हृदय बींधा जा रहा था। लोभ के पाषाण हृदय पर बाणों की बौछार हो रही थी। एक ओर कर्ण कटु शब्दों से उसका मन पीड़ित हो रहा था, तो दूसरी ओर स्वयं के आचरण की स्मृति उसे नोच नोच कर खा रही थी। वह सिर नीचा किए पृथ्वी में समा जाने की बाट देख रही थी। भाई ने आगे कहा, बहन, यह लक्ष्मी बादलों की छाया है, कभी किसी प्रदेश को आवृत करती है और कभी किसी को। इसका क्या अभिमान, क्या मदान्धता! तुमने अपने निर्धन बंधु का इतना अपमान किया जिसकी आशा नहीं की जा सकती थी। बहन, बसंत के लहलहाने वाले वृक्षों को भी पतझड़ का सामना करना पड़ता है। भला इस नाट्यगृह में किस व्यक्ति की एक सी दशा रही है? कौन अभिनेता एक सा अभिनय कर रहा है? बहन, तुमने अपने भगिनित्व को दूषित किया है। यह मेरा तुम्हारा अंतिम मिलन है। सुख से रहो, मैं अपने घर जा रहा हूँ।